हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी, ऑल कंपटीशन एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को ध्यान से देखें। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल रहे थे और बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर कौन कौन थे उसके बारे में देखते हैं। पहले रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से 1760 ईस्वी एवं दोबारा से 1765 से और 1767 ईस्वी के मध्य बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। किसके अधीन थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के अधीन रखे गए, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, कौन थे? शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए रजा सिताव राय को नियुक्त कर दिया था। अन्य गवर्नर की बात करें तो गवर्नर बरे लास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर्स 69 से 72 ईस्वी और वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 ईस्वी बंगाल के गवर्नर रहे थे। अब देखिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर का जो पद था, बंगाल का गवर्नर था, उसको बाद में गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी पहले गवर्नर का जो पद था उसको क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर का जो पद नाम था उसको बदल करके गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। ध्यान रखना, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन थे? बंगाल के जो गवर्नर थे, जिसको गवर्नर जनरल पदनाम बनाया गया था, तो बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को इसके अधीन किया गया था। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी में हुए। ध्यान रखना, तो भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल, ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष उनको बनाया गया। बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल उनको बना दिया गया था। पहले वो बंगाल के गवर्नर थे, बाद में इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें, 1774 से 1785 ईस्वी इनके मध्य गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था। यानी मुर्शिदाबाद में था जो राजकीय कोषागार था, उसको कहाँ पर ले आए थे? कलकत्ता में लाए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 ईस्वी में इन्होंने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना भी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा भी स्थापित किया गया था। 1781
81 ईस्वी में। इसी के समय 1772 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? विद्यालय की स्थापना 1782 ईस्वी में और जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। यानी गीता का जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? विलियम विल्किंस थे। इन्हीं के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी दक्षिणी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1784 में। और किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। इन्होंने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 रुपये की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। इन्हीं के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था। इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार का झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। आगे देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। यानी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालभाई की संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सालभाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मैंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए थे, ध्यान रखना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालभाई की संधि 1782। और आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त किए गए थे। और वो किसके काल में हुए थे? वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही समाप्त हुए थे। इन्हीं के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के काल में। नोट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये पारित हुआ था। कि विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचे तो वर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया था? वर्क द्वारा। परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफरसन जो 1785 ईस्वी ये अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। उनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी तक रहे थे। इन्हीं के समय में मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए गए। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के जो पारित हुआ था उसी के तहत कलेक्टर का पद भी सृजित किया गया था, ध्यान रखना। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दी गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत लेन देन था उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जिला में पुलिस थाना की स्थापना, यानी प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था।
भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त जो पद्धति है 1793 में किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% जो 10/11 भाग कंपनी को और लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। 10 भाग किसके लिए चला जाता था? कंपनी के लिए चला जाता था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी, ध्यान रखना। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया, जिसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। यानी कुछ भी भू राजस्व की दर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जॉन सोर 1797 से 1798 इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 इन्होंने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। ध्यान रखना, सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध कौन थे? लॉर्ड वेलेजली को जाना जाता है। रियासतों के साथ सहायक संधि करना प्रारंभ कर दिया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेलेजली से पूर्व भारत में जो सहायक संधि है उसका प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। सहायक संधि करने वाले राज्य सबसे पहले हैदराबाद 1798 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि प्रणाली जो शुरू की गई थी 1798 उसके तहत संधि करने वाला पहला राज्य जो कौन था? हैदराबाद 1798। इनके क्रम भी दिए जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। मैसूर 1799 में, हैदराबाद के बाद मैसूर। तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 पेशवा दिसंबर 1801 बतर और भोसले दिसंबर 1803 सिंधिया 1804 और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जिनमें जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर भी शामिल थे। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में लड़ा गया था में मारा गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में। परंतु व्ययशील होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे, ध्यान रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 में इंग्लैंड में हेलीबरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा भर्ती किए गए युवकों के प्रशिक्षण को प्रारंभ कर दिया गया था। आगे आता है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 1806 में बेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह इसी के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1813 से 1823 मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। पार्लियामेंटो सुधार इनके द्वारा प्रारंभ किया था। जो लॉर्ड मिंटो थे, पार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ था, ध्यान रखना। परंतु ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है, इनकी बात की गई है यहाँ पर। इसी के काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमृतसर की संधि 1809 में 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पारित किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 और 16 के मध्य लड़ा गया। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था।
मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध को अंत कर दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आंग्ल नेपाल युद्ध को इस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, संगोली की संधि, जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी। इसी के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में बासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां शामिल थे। इसने मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। ध्यान रखना, लॉर्ड एमस्टर्ड 1830 से 1828 ईस्वी। इसके कारण प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के मध्य लड़ा गया। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यानदबू की संधि, कौन सी संधि थी? यानदबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के काल में हुआ था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक लाइक करें। पार्ट 2 देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।